हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स। दोनों स्टॉक्स थोड़ा रिस्की हैं। और स्टॉक्स कौन कौन से हैं, जैसा आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख सकते हो। एक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और दूसरा है रिलायंस पावर लिमिटेड। तो ये दोनों स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या रिस्क है दोनों में स्टॉक्स में और क्यों मुझे शॉर्ट टर्म में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है इन दोनों स्टॉक्स में। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सेकंड, ये स्टॉक्स दोनों मैंने ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं, मैं इनमें पोजीशन बना के बैठा हुआ हूँ। तो अगर आपको कोई भी बाय या सेल का डिसीजन लेना है तो आप ड्यू डिलीजेंस अपना खुद से कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें। ये एक ओनली एक एजुकेशनल वीडियो है, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। सेकंड, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं विंगी ट्रेड के नाम से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कंपनी का नाम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर है। तो अगर हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखें, इसका बिजनेस समझें, तो ये जो अनिल अंबानी जी हैं, उनकी कंपनी है ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलायंस पावर, दोनों कंपनी उनकी हैं। तो इसका बिज़नेस क्या है? इसका बिज़नेस है एनर्जी में है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। और इनके काफ़ी सारे मतलब अलग अलग बिजनेस हैं, जैसे एनर्जी में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स का है, मेट्रो का है, डिफेंस में है, एयरपोर्ट्स में। तो जैसे सपोज करो आजकल हमारे कंट्री में रोड्स का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है रोड्स पे। तो मुझे लगता है कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट इनको भी मिल रहे हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट के साथ रिलेशन की बात है तो आई थिंक इनके रिलेशन भी अनिल अंबानी जी के अच्छे ही हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो बिजनेस जहाँ पे ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर एनर्जी। यहाँ पे ईएनसी डिवीजन इंजीनियरिंग द फ्यूचर द स्ट्रेंथ ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये एक सर्विस है ईएनसी की जो ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीन सर्विस हैं, मोटा मोटा हमने देख लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज़ें हैं, जो पावर है, एनर्जी सेक्टर है, उसमें हमारे ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी तो काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन होना बाकी है, काफ़ी सारे मेट्रो बनने हैं, काफ़ी सारे रोड्स बनने हैं अभी आगे चल के। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इनको काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। सेम चीज़ रिलायंस पावर की है। तो पावर में अभी पावर कंजप्शन जैसे जैसे मतलब आपको आइडिया है कि इंडिया में गर्मी काफ़ी अच्छी खासी है, तो पावर का कंजप्शन भी अच्छा खासा अभी और आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो पावर में ये ऑलरेडी हैं तो इसका फ्यूचर भी ऑलरेडी मतलब साफ साफ दिखता है कि पावर अभी इंडिया में काफ़ी नीड है पावर की। और करंट में भी और इन फ्यूचर भी मुझे लगता है कि पावर की नीड हमेशा बनी रहेगी। लोगों को एनर्जी चाहिए, ये पावर चाहिए। तो ये सोलर में है, थर्मल पावर में है, तो काफ़ी सारी इनके तो मतलब ग्रीन एनर्जी में भी अब ये लोग काम कर रहे हैं, तो फ्यूचरिस्टिक भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या पैरामीटर्स हैं और किस बेस पे मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो इसका 2,735 करोड़ रुपए है और करंट प्राइस 104 रुपये है। बुक वैल्यू है 478 रुपये। इस कंपनी की बुक वैल्यू 478 रुपये है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, आगे और डिस्कस कर लेंगे। तो डिविडेंड कुछ कंपनी देती नहीं है। इसका जो मेन प्रॉब्लम है कंपनी का, आप देख सकते हैं कि स्टॉक का पीई नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है आजकल। ठीक है, तो एक बार सीधे हम इसके रिजल्ट्स में ही चलते हैं। तो रिजल्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे जून में कुछ प्रॉफिट आ रहा था, देन उसके बाद लगातार लॉस आया, फिर बीच में प्रॉफिट आया, फिर लॉस आ रहा है। कारण क्या हो रहा है? कारण देखेंगे अगर हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, तो देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव में रह रहा है, बस इस ईयर को छोड़ के। ठीक है, लेकिन लॉस आ रहा है लगातार। यहाँ पे देखेंगे इस ईयर में भी लॉस था, इस ईयर में भी लॉस है, इस ईयर में भी लॉस है। तो इन ईयर्स में लॉस आ रहा है, लेकिन सीन क्या है कि यहाँ तो खैर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस में ही था। जैसे यहाँ पे देखें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 1828 करोड़ था, लेकिन इंटरेस्ट है 2060 करोड़ रुपए का। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने बोरोइंग ली हुई है, मतलब कि पैसा लिया हुआ है लोन के रूप में या अदर अदर तरीके से। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इनके पास 12,718 करोड़ रुपए का लोन है।
मतलब बोरोइंग है इनके पास, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो मैं पॉजिटिव देख सकता हूँ इसमें यह है कि 2015-16 में इनके पास 25-30 हज़ार करोड़ का लोन हुआ करता था, तो बोरिंग थी वो 30 हज़ार करोड़ से भी प्लस थी। लेकिन उसके बाद से ये लगातार इस बोरोइंग को कम करते आ रहे हैं। 25,441, 25,814 है, 17,000 सीधे यहाँ पे देखो कितना कम कर दिया है। देन 17,147, देन सीधे 13,907, और अब देखिए जो लास्ट ईयर है उसमें 12,718 करोड़ रुपए। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये लगातार बोरोइंग कम करते जा रहे हैं। तो बोरोइंग कम करते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब इनको इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि यार ये इतना पैसा कमा तो रहे नहीं है, लेकिन ये इतना इंटरेस्ट पे कैसे कर रहे हैं। तो इसका एक रीज़न मोटा सा ये भी है कि जो ये डेप्रीसिएशन होता है, जहाँ पे आप एंट्री देख रहे हैं ये लास्ट ईयर में जैसे 1283 करोड़ की है, तो ये पैसा किसी को एक्चुअली देना नहीं होता है। कंपनी में इसकी बुक में रजिस्ट्री होती है कि इतना पैसा हमारी कुछ भी मशीनरी में टूट फूट होती है, उस डेप्रीसिएशन के रूप में ये पैसा बुक्स में चढ़ाया जाता है, जो कि अपना कंपनी का खुद का ही पैसा होता है वो। तो अगर यहाँ पे कैश फ्लो देखेंगे आप, तो कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो इसीलिए पॉजिटिव में क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का पैसा है वो अपने पास ही रह रहा है, तो ये उस पैसे को यूज़ करते हैं और अपना बोरोइंग चुका रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है ये एक सोर्स हो सकता है मतलब बोरोइंग चुकाने का, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, और अगर ये इंटरेस्ट ना पे करना पड़े तो मुझे लगता है कि ये नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक तो मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। सेकंड जो अगर आप नेगेटिव पार्ट देखेंगे तो वो ये है कि जो प्रमोटर हैं उसने अपनी पूरी होल्डिंग सेल कर दी है मार्केट में, और करंटली 4.98% ही होल्ड करते हैं। यहाँ पे एफ आई एस डी आईज हैं, डी आईज ने थोड़ी सी होल्डिंग ली हुई है 5% के आसपास, लेकिन एफ आई एस की काफ़ी कम है, और एफ आई एस भी ऑलरेडी सोल्ड कर चुके हैं। है किसके पास? पब्लिक के पास कितनी है? ऑलमोस्ट 90% के आसपास है, 88.42%। अब ये पब्लिक में नॉर्मल रिटेलर्स के पास है या फिर ऑपरेटर्स के पास भी ये अच्छी खासी होल्डिंग हो सकती है। यहाँ पे कुछ अच्छे नाम तो हैं जिनमें जिन्होंने काफ़ी अच्छी होल्डिंग ली हुई है, जैसे इन्होंने अभी ये रिसेंटली काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है, ये लास्ट ईयर में 1.22 से 3.20 की है, और इन्होंने सेल की है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो मोटा बहुत ज़्यादा लोग नहीं है इन्वेस्टेड इसमें, लेकिन इसमें जो है ऐसा हो सकता है कि ऑपरेटर्स घुसे हुए हैं और काफ़ी अच्छा खासा जो होल्डिंग है वो ऑपरेटर्स के पास है, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है, ठीक है। एंड जो सेकंड में इसमें और जो पॉजिटिव होने का रीज़न है वो ये है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि उनको 6,330 करोड़ रुपए पे करने हैं रिलायंस इंफ्रा को, ठीक है। तो अब रिलायंस इंफ्रा का जो बोरोइंग था वो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास था, जो अभी हमने देखा था 12,718, राइट। तो अभी ये 6,330 करोड़ आएंगे, तो इससे भी लोन जो हमारी बोरोइंग है वो काफ़ी कम की जा सकती है। तो इसको न्यूज़ को थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे तो यहाँ पे डीएमआरसी खुद से कह रहा है कि जो हम पे पैसा है वो इतना नहीं है। डीएमआरसी हाउएवर हैड चैलेंज द अमाउंट क्लेम्ड बाय रिलायंस इंफ्रा एंड सेड दैट आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स इट ओन अराउंड 3,500 करोड़। तो मतलब डीएमआरसी ये तो खुद ही कह रहा है कि 3,500 करोड़ रुपए तो हम पे हैं, इतना तो हम दे देंगे, लेकिन ये ज़्यादा है। तो एटलीस्ट ये सोचो कि इनके पास 3,500 करोड़ रुपए अभी और आने वाले हैं, ठीक है। तो ये लोन जो जो इतना है हमारे पास बोरोइंग, ये 10,000 करोड़ से भी नीचे आ सकता है, और जो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसके वजह से इंटरेस्ट कम हो जाएगा और हमारा बुक्स में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो जो ये हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जैसे लास्ट क्वार्टर में अभी 527 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा आगे चल के। तो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट आने के बाद फिर ये शेयर भी बढ़ना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई शेयर का सीन क्या है? शेयर देखेंगे तो ये एक्चुअली कोरोना के टाइम पे ये 8-9 रुपए का शेयर मिलता था, और इस टाइम ये शेयर मिल रहा है आपको करीब करीब 100 रुपए का आसपास का ये। और मज़े की बात क्या है कि ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं आपको डे कैंडल दिखाऊं, 1 डे कैंडल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना बेहतरीन सपोर्ट ये ले रहा है ऑलरेडी।
ये देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया इसने, फिर ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, फिर से फिर ऊपर गया। तो मतलब ये जो 98-99 रुपये का जो ये बेस है ना, ये काफ़ी अच्छा बेस लग रहा है मुझे। और ये यहाँ पे इसको ऑपरेटर्स तोड़ने नहीं दे रहे हैं। नीचे आता है लेकिन वापस अगले दिन फिर ऊपर ले जाते हैं इसको। तो मुझे लगता है कि अभी इसको ये नहीं तोड़ने दे रहे हैं और ये ऊपर ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये अगर इस चैनल में, जैसे इस चैनल में एंट्री करेगा जो ये मैंने बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो काफ़ी स्पीड से फिर ऊपर निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं इसको वीकली कैंडल भी दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे कभी ये शेयर कितने मतलब अगर मैं ये 2019 की भी बात करूं तो ये 366-67 रुपये का शेयर था। लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा और पीछे जाऊं तो ये शेयर कभी 2500-2600 रुपये का शेयर था 2008 में। ठीक है, तो उसके बाद से ये लगातार डाउन हुआ है और डाउन होते होते हालत ये आ गई है कि 8-9 रुपये का शेयर हुआ करता था ये। और अब ये बढ़ते हुए 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मुझे एक कप विद हैंडल एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया था, तो उसके बेस पे मैंने मतलब जो टारगेट हैं वो काफ़ी बड़े दिख रहे हैं मुझे तो। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में प्ले कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मुझे जो कप विद हैंडल का एक पैटर्न यहाँ पे दिखाई दिया था वो ये है कि अगर मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे ये था एक, तो यहाँ पे ये लगातार क्योंकि वो ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ऊपर ही अभी मतलब नीचे टूट के नहीं आ रहा है। तो ये एक कप विद हैंडल का मुझे लगा यहाँ पे बनता हुआ। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये मेरा एक कप हो गया है और ये इसका एक हैंडल है। और ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल हो गया जिसके बेसिकली मल्टीपल हैंडल्स हैं। और जब इस तरीके से बनता है तो फिर जो इसका टारगेट होता है वो टारगेट क्या होगा? टारगेट सिंपल होता है, जो इसकी डेप्थ होती है कप की उसको हमें ड्रॉ करना होता है बेसिकली। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं तो बेसिकली ये टेक्निक्स होती हैं कि ऑपरेटर्स किस तरीके से प्ले करते हैं और कैसे टारगेट्स बनाते हैं। तो इसका टारगेट मुझे अगर शॉर्ट टर्म में देखूं तो 1100-1200 रुपये के आसपास दिखता है। आई मीन नॉट इन शॉर्ट टर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 महीने 4 महीने में, बट अगर मैं टारगेट देखूं इस चार्ट पैटर्न के बेस पे तो मुझे 1100-1200 रुपये तक टारगेट इसके दिखाई देते हैं। रिस्की कंपनी है ऑब्वियसली, और इनको कुछ पैसा भी मिलने वाला है डीएमआरसी से, तो हो सकता है उससे ये बोरोइंग भी कम कर लेंगे और अल्टीमेटली इनके पास प्रॉफिट आने लग जाएगा। और जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये कुछ रीजंस थे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सिमिलर से ही रीज़न है रिलायंस पावर के बारे में। रिलायंस पावर का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस टाइम 4,500 करोड़ के आसपास है, 4,369 करोड़ रुपये है। और जो शेयर है वो 12.8 रुपये का है। जो बुक वैल्यू है वो है 36.6 रुपये। ठीक है, तो सिमिलर से ही इसके भी पैरामीटर्स हैं। ये भी सेम ही ग्रुप की कंपनी है। इनके भी जो है लॉस आ रहे हैं आजकल, और उसका रीज़न है कि ये इंटरेस्ट पे किया है इस टाइम 603 करोड़ रुपए का। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा जा रहा है तो उसकी वजह से इनका जो जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में ही जा रहा है। यहाँ भी देखेंगे, अगर हम बोरिंग्स देखें तो यहाँ भी देखेंगे जैसे कैश फ्लो पॉजिटिव में आ रहा है। उसका रीज़न है कि डेप्रिसिएशन इन्हीं के पास रह रहा है। यहाँ पे प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है एक्चुअली रिलायंस पावर में 9.06 से सीधे इन्होंने 24.98% अपनी होल्डिंग कर दी है। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रीजंस हो सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे एफ ने भी होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, ऑलमोस्ट 1% से भी ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाई है इन्होंने, एफ ने। जो मैं बोरोइंग की बात कर रहा था, बोरोइंग में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनके पास 33,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे बोरोइंग थी 2016 में, जिसको अभी ये लगातार पे करते आ रहे हैं। और 28, 25 और इस टाइम अब ये 23,114 करोड़ रुपए की बोरोइंग बची है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट ये 10,000 करोड़ की बोरोइंग पे कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और ये क्योंकि पावर की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है,
लास्ट टाइम ये अच्छा खासा भागा भी है, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा था, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है रिलायंस पावर में। और अभी ये रिसेंटली मैं अगर चार्ट पे जाके दिखाऊं एक बार रिलायंस पावर को, एक बार यहीं पे ओपन कर लेता हूँ मैं रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर में भी बिल्कुल बिल्कुल सेम ही सिचुएशन है कि यहाँ पे 12 रुपये के आसपास ऑपरेटर इसको लात आता है, 12 रुपये के आसपास ऑपरेटर फिर इसको ऊपर ले जाता है। तो इस लेवल को ना तोड़ने नहीं दे रहा है ऑपरेटर इसको। अगर ये लेवल टूट भी जाते हैं तो फिर कहाँ तक आ सकते हैं, आपका कैपिटल सीधे आधा हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी। और हो सकता है अगर ये गैप फिल नहीं हुआ तो 6.5-7 रुपये के आसपास तक भी आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करेगा मार्केट की कंडीशंस पे। यहाँ भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपये से भी बाउंस कर जाए। लेकिन अगर सारे रिस्क फैक्टर करो तो मतलब लाइक इसमें रिस्क भी है लेकिन रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। और जो यहाँ पे कप विद हैंडल वाला पैटर्न बनाया था मैंने, उसके हिसाब से ये 154 रुपये का टारगेट बनाता है। तो टारगेट मतलब लाइक आपको देख के हंसी आ सकती है, मतलब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है तो दैट मीन कि यहाँ पे ऑपरेटर्स अभी भी एक्टिव हैं। और यहाँ से मतलब जो 1 रुपये से भी कम का स्टॉक था, इसको ये ऊपर तक ले गए हैं और यहाँ भी इसको नीचे नहीं आने दे रहे हैं इसको। मतलब ये है कि इसको अभी और ऊपर लेके जाना है। और हो सकता है कि ये जो जो ये 20-22 रुपये का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, तो यहाँ तक तो इजीली लेके जा सकते हैं। रिसेंटली इसने हाई भी बनाया था मेरे ख्याल से 20 रुपये के आसपास, तो यहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत इजीली जा सकता है अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा हो जाए तो। ऑलराइट, सो ये था दोनों स्टॉक्स के बारे में। थोड़ा सा रिस्की हैं क्योंकि बोरोइंग है, और अगर सिचुएशंस ख़राब होती हैं तो सबसे पहले ऐसी ही कंपनियों की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है जिन्होंने डेट लिया हुआ है। अब क्योंकि ये डेट को कम कर रहे हैं और चीज़ें सही हो रही हैं, इनके पास कुछ पैसा भी आने वाला है, और जो गवर्नमेंट है आई थिंक वो भी सपोर्टिव है इस ग्रुप के लिए। तो आई थिंक कि इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर सकता है और प्रॉफिट मेकिंग हो सकते हैं अच्छे खासे, और शेयर प्राइस भी ऊपर जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरी एक एजुकेशनल वीडियो थी। जो भी व्यूज़ थे वो मेरे खुद के व्यूज़ थे। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना ड्यू डिलीजेंस कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग विंगी ट्रेड।